दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरी यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ये इस क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही लिया गया है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। डेली प्रैक्टिस सेट चलती है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। 7:30 PM डेली 7:30 PM पर डेली प्रैक्टिस सेट चलती है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेंड किया है और आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, आप चाहे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर 6 to 8 टीजीटी बीसीटी, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। सो मैं सब लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए। और जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? बताइए। 1528 ईस्वी में, या फिर 1530 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, या फिर 1536 ईस्वी में? आपको बताना है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1532 ईस्वी में, है ना दोस्तों। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सबसे पहले आप लोग ना इस सेशन को ना लाइक करके शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। बीच में मुझे ये ना कहना पड़े कि आप लाइक करो या शेयर करो। ठीक है, आप लोग अपने दिल से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रहने वाली थी? अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? बताइए। मांडू की थी, गढ़मंडला की थी, या फिर चित्तौड़गढ़ की थी, या फिर हल्दी घाटी? तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी दोस्तों? ये पता है कहाँ की थी? दोस्तों ये थी गढ़मंडला की। कहाँ की थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती गढ़मंडला की थी। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था। मुगल काल में बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था। बताइए। भरूच, सूरत, कालीकट, या फिर विशाखापत्तनम? तो मुगल काल में बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरत, है ना। मुगल काल में बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था सूरत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? बताइए। किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है कोलबर्ट, या फिर वास्को डी गामा, या फिर अल्मोंडा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोलबर्ट। क्या होगा? कोलबर्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? लॉर्ड क्लाइव होंगे, वारेन हेस्टिंग्स हैं, लॉर्ड कर्जन है, या फिर मेयो जी हैं? बताइए। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सेम ही क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं फटाफट, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी। बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ना, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर स्टार लगा लीजिएगा, या फिर शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं। और दोस्तों आप लोग ना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन के, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है,
चलिए, तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या थी, बंगाल से थी ज़्यादा, बिहार से थी, दिल्ली से थी या फिर अवध से थी? बताइए, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक कहाँ से थी? तो सर्वाधिक जो सैनिकों की संख्या थी दोस्तों वो थी अवध से। कहाँ से थी? अवध से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, किस स्थान में मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? किस स्थान में मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? वो कौन सा स्थान है? कोल्डी हवा है, मांडो है, बुर्ज होम है या फिर राखीगढ़ी है? बताइए, इसका रिप्लाई दीजिए आप लोग फटाफट। बताइए, किस स्थान में मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बुर्ज होम, है ना। बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 24। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? बताइए, कोशिका झिल्ली शामिल है, कोशिका द्रव्य शामिल है, केंद्रक शामिल है या फिर उपरोक्त सभी? कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भाई कोशिका के जो मूल घटक होते हैं उसमें तो कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका द्रव्य भी होता है एंड केंद्रक भी होता है, तो ये तीनों चीज़ें शामिल होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बताइए, रिकेट्स एक बीमारी है, रिकेट्स एक बीमारी है, बताइए काहे की बीमारी है? मांसपेशियों की है, हड्डियों की है, खून की है या फिर मस्तिष्क की है? रिकेट्स एक बीमारी है। रिकेट्स काहे की बीमारी है बताइए दोस्तों? रिकेट्स जो बीमारी होती है ना वो होती है हड्डियों की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हड्डियों की बीमारी होती है रिकेट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है एंजाइम के क्षरण से, हार्मोन के क्षरण से, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर या फिर एंजाइम द्वारा ग्लूकोज के उत्तरोत्तर। तो दोस्तों आप लोग ना ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं डेली क्वेश्चन पूछती हूँ लेकिन आप लोग ना रिप्लाई नहीं करते, ये बहुत गंदी आदत है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? बताइए, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1946 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 नवंबर 1949 को या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अंबेडकर की शिक्षाएं को या फिर धर्मनिरपेक्षता को? तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान को, है ना। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15/8/1947 को, 22/8/1947 या 1/1/1950 को? तो भारत का संविधान लागू हुआ था। बताइए भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, 26/1/1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, है ना।
भारत का संविधान लागू हुआ था 26/1/1950 को। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ना, काफ़ी बच्चे इसको रॉन्ग करने वाले हैं। अगर जिसने माइंड लगाकर अच्छे से इसको पढ़कर तब रिप्लाई देगा तब तो वो सही है, अगर जिसने जल्दबाजी की समझो उसकी भैंस गई पानी में, है ना। चलिए बताइए, इसमें ये दिया गया है कि नीचे एक अभिकथन है और दूसरा कारण दिया गया है। कथन है और कारण। देखिए कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को से लागू हुआ, है ना। भाई भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण ये है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कथन तो सही है पर कारण गलत है। क्या इस कारण की वजह से ये कथन मनाया जाता है, बताइए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए तो सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा ने के 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, कैबिनेट मिशनरी प्लान या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान या फिर एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है, आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है, यह कई संविधानों का मिश्रण है, या पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, या फिर या केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बताइए भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कई संविधानों का मिश्रण है। भाई भारत का जब संविधान बना था ये तो कई देशों से लिया गया है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऐसे ही बना दिया गया। तो भारत का जो संविधान है ये कई संविधानों से लिया गया है, थोड़ा उधर से ऐसे लेकर तभी ये भारत का संविधान बना है ना। आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, आपको पता है ना कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है। तो ये सब अलग अलग संविधान से लिया गया है ना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। बताइए संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। 1948 में, 1946 में, 1949 में या फिर 1947 में, या फिर इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था, बताइए कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1946 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। संविधान सभा के पहले सत्र का जो आयोजन था ये 1946 में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। लो जी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि भारत के राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था। बताइए 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 22 जुलाई 1947 को, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको बताना है कि संविधान सभा के किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को, है ना। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। चलिए आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों का कार्यान्वयन हुआ। राष्ट्रपति की शक्ति, केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, या फिर संवैधानिक संशोधन, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, या फिर दिसंबर 1946 में,
या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों दिसंबर 1946। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डालकर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, है ना। अच्छा बुरा जो भी आपको समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट मैंने 11 करा चुकी हूँ, 12 है आज। तो आप लोग ये 11 12 जितने भी 12 प्रैक्टिस सेट हो गए ना, इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना। एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं होती है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की होती है, इसके अबव भी में होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आप लोग इतना टाइम तो है आपके पास ना कि क्लास को अटेंड कर सकते हो और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ना। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।